दुनिया भर की नवीनतम समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि न्यूयॉर्क, लास वेगास और अटलांटा में बड़ी संख्या में रोगियों की मृत्यु हो गई। उनके शरीर से काला रक्त बह रहा था। कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। यह माना जाता है कि यह एक नया वायरल रोग है। यह बताया गया है कि संक्रमण का खतरा है। दुबई में भी एक खूनी मौत हुई है। स्थानीय डॉक्टरों को अभी भी इसका कारण नहीं पता है। ग्रेट ब्रिटेन, बीजिंग, व्लादास और अब न्यूयॉर्क ने इसे एक मृत रक्त रोग नहीं कहा है। यह सुझाव दिया गया है कि यह जैव रासायनिक आतंकवाद है। यह पुष्टि की गई है कि जिन लोगों के घावों में मृत रक्त है वे भी संक्रमित हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और जापान में मृत्यु दर 100% है। संक्रमण दर 98% है और राष्ट्रीय कार्य निलंबित हैं। अटलांटा में लास वेगास पर परमाणु हथियार गिराए गए थे। समाचार अपडेट हर मिनट डरावने और अधिक गंभीर होते जा रहे थे। यह पता चला कि क्षितिज तक फैला हुआ आइसब्रेकर का पतवार समुद्र के टूटे और उछलते बर्फ के प्रवाह के बीच एक आयताकार धब्बा था जो आइसब्रेकर और जर्मन बेस से दूर जा रहा था। स्नोमोबाइल बर्फ से सफेद रेगिस्तान के माध्यम से चला गया। यह सुरक्षात्मक चश्मा और एक गर्म जैकेट पहने एक युवक द्वारा चलाया गया था। वह सोच रहा था कि यह समाचार पत्र सिर्फ एक अतिरिक्त प्रचार था। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि जर्मन लोगों को यह पसंद क्यों नहीं है? अचानक उसने अपने पास आंदोलन देखा और एक पेंगुइन को देखा जो इन दक्षिण पूर्व गैर उड़ने वाले पक्षियों की बहुत ही बस्ती से उसका पीछा कर रहा था। युवक उस पर चिल्लाया, क्या वह वास्तव में समाचार पत्र भी प्राप्त करना चाहता है? पेंगुइन ने एक छलांग लगाई और लगभग एक चलती स्नोमोबाइल की स्की के नीचे गिर गया। युवक चिल्लाया कि यह खतरनाक था। उसने मान लिया कि यह पेंगुइन भी स्पैम पसंद नहीं करता। स्नोमोबाइल पुरानी बैटरी के कारण खराब है। आदमी ने इंजन बंद कर दिया और चिल्लाया कि वह आ गया है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसने महसूस किया कि यह नरक के समान ठंडा था। वह अंधेरे में चिल्लाया, क्या वे वास्तव में अंटार्कटिका में थे? युवक ने उसके मजाक पर हंसा और कहा कि जब से उसने जर्मन लोगों के साथ बातचीत शुरू की है, अजीब चुटकुलों की संख्या बढ़ गई है। वह थोड़ा देर से आया था, निश्चित रूप से बर्फीले तूफान के कारण। गीत थजुआन सियोंग अंटार्कटिक अनुसंधान बेस के मुख्य अभियंता ने अपना हेलमेट उतार दिया और खुशी से पूछा कि यहाँ सब कुछ कैसा है? घर पूरी तरह से शांत और अंधेरा था। हवांग ने उत्सुकता से पूछा, क्या वे उस पर गुस्सा हैं? वे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वे सभी परेशान थे कि वह इतने लंबे समय से चला गया था? लेकिन उन्होंने रेडियो सुना था। गीत था एक ने अपना पैक उतार दिया और यह कहते हुए फर्श पर रख दिया कि वह मछली पकड़ने जाने की योजना बना रहा था। लेकिन क्या उन्होंने यह बर्फीला तूफान देखा? गीत ने दावा किया कि उन्हें उसे यह नहीं बताना चाहिए कि वे उसे एक आश्चर्य पार्टी दे रहे थे। वह जोर से चिल्लाया और कमरा खोखला हो गया। गीत ने पूछा कि क्या वे एक जनरेटर का उपयोग कर रहे थे? वैज्ञानिक शायद उसे मरना चाहते हैं। कमरा ठंडा था, हालांकि था एक को यकीन था कि उसके जाने से पहले पर्याप्त ईंधन था। यहां तक कि हीटिंग सिस्टम भी बंद था। उसने एक छोटी टॉर्च जलाई और मेज पर एक पतली किरण डाली जिस पर वैज्ञानिकों के हाल के दौरे के निशान थे। यह स्थिति बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी। सॉन्ग कप्तान की ओर मुड़ा और चिल्लाया कि वह पहले से ही काफी डरा हुआ था।
ऐसा लग रहा था कि उन्हें रुक जाना चाहिए। उसने हाँ और सू को फोन किया और पूछा कि क्या यह दोपहर के भोजन का समय है। यह कहते हुए जुआन रुक गया और कांपती आवाज के साथ उसे चारों ओर बेवकूफ बनाना बंद करना पड़ा। एक गहरी खामोशी ने उसे जवाब दिया। इंजीनियर सम्मेलन कक्ष के कांच के दरवाजों के पास गया और उस पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। उसने अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे ही वह करीब गया उसने देखा कि फर्श पर एक खून से सना हुआ मानव सिर जैसा कुछ दिख रहा था। वह भयभीत था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि वे किमची थे। सॉन्ग सावधानी से सम्मेलन कक्ष में प्रवेश किया और यहाँ हुई गंदगी और अराजकता को देखा। इंजीनियर ने सोचा कि यह बेस इसका मुकाबला करने के लिए काफी बड़ा है। छोटा जर्मन बेस जहां उसे सहायता दी गई थी वह भी क्रम में है, इसलिए यह तूफान के कारण नहीं था। युवक नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कहा कि वह नौसिखिया भी नहीं था और इसलिए उसने दरवाजा खोला और वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उससे उसके सिर के रोंगटे खड़े हो गए। लाल आंखों वाला एक अजीब प्राणी कांपती आवाज में बेस के वैज्ञानिकों में से एक की लाश खा रहा था। सॉन्ड ने कहा कि मजाक बहुत दूर चला गया था। हालांकि राक्षस की उपस्थिति मजाक के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी। वह आक्रामक था और उसने सॉन्ग था एक को देखा। युवक ने दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अस्तित्व काफी तेज था। यह सूर्य के साथ पकड़ा और उसकी बाह में काट लिया। इंजीनियर इस तथ्य से नाराज था कि यह सामान काटता भी है। उसने मुझसे पूछा कि वह क्या कर रहा था। एक शक्तिशाली किक के साथ उसने राक्षस को खुद से दूर फेंक दिया। उसने कहा कि उसके पास गया और राक्षस को फिर से अपने सामने देखा। उसने इंजीनियर पर हमला करने की कोशिश की। फिर से सॉन टैन ने दर्द के साथ सोचा कि जिन सहकर्मियों तक उसने बर्फीले तूफान के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की थी वे स्पष्ट रूप से मर चुके थे। उसने उस समय के बारे में सोचा जब वे उन पार्टियों में से एक में मिले थे जहां ये लोग मौसम सेवा में काम करते थे, इसलिए वह अंटार्कटिका में दिखा। यह तब की बात थी जब सॉन मिन्यू से ब्रेकअप के बाद अपने कमरे में वापस आ रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उससे थोड़ी छोटी थी। सॉन ने अपना परिचय दिया और कहा कि उसका नाम सॉन थजुआन है और वह उससे मिलकर खुश था। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराई। उसे देखते ही सबसे पहले जो बात दिमाग में आई वह एक ऐसा शब्द था जिसे हर कोई जानता है लेकिन शायद ही कभी इस्तेमाल करता है। लड़की ने आशा जताई कि वे उसके साथ मिल जाएंगे। उसने कहा उसका नाम हान वाई है। फिर वह प्राणी उसके ठीक सामने था। उसका चेहरा टॉर्च की किरण में फंस गया। उसके सीने से सॉन ने उससे पूछा कि उम्मीद है कि क्या वह इस तरह की पोशाक नहीं है, लेकिन वह उस पोशाक में ठंड से मर सकती है। लड़की ने गुर्राहट की और अपने दांत दिखाए। उसके बाद वह उसकी ओर चलने लगी। सॉन्ग थजुआन एक कदम पीछे हटा और उसने दीवार के सहारे एक स्की पोल देखा। उसने हानियों को रोकने की कोशिश की और बात करने की पेशकश की। उसने चुपके से एक हाथ से स्की पोल उठा लिया। तभी हानोन उस पर कूद पड़ा। इंजीनियर टक्कर से बचने में कामयाब रहा और हनो से कहा कि पिशाच के अगले हमले के दौरान ऐसा मत करो। उसने अपने अस्थायी हथियार से बड़ी मुश्किल से मुकाबला किया। हालांकि हानयान ने हार नहीं मानी। जैसे ही लड़की पास आई उसने हमला करने की तैयारी कर ली। सॉन्ग ने उसके कंधों को पकड़ लिया।
और उसे संभलने का आदेश दिया। वह गुस्से से चिल्लाया, यहाँ क्या हो रहा है? पूर्व सहकर्मी की निगाहें डरावनी थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जिससे जानवरों की खड़खड़ाहट निकल रही थी। सॉन्ग था लड़की को रोकने के लिए, लेकिन वह जानता था कि यह काम नहीं करेगा। उसे वास्तव में उसके लिए दुख हुआ, हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गीत था जुआन ने तेज छड़ी को हैनॉन की गर्दन में घुमाया और उसे कमरे के कोने में धकेल दिया। पीड़ा लंबे समय तक नहीं रही और उसका सिर उसकी छाती पर गिर गया। युवक ने अपने पूर्व सहयोगी से माफी मांगी। अचानक उसने देखा कि उसके घाव से काला खून रिस रहा था। यह आश्चर्यजनक था। फिर पिशाच का सिर गिर गया और फर्श पर गिर गया और लड़की का शरीर भाप में बदलकर गायब होने लगाया। डी ने जल्द ही फर्श पर एक छोटा सा पोखर छोड़ दिया। गीत ने अपनी निगाह कैप्टन के शरीर पर स्थानांतरित कर दी और देखा कि वही चीज उसके साथ हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसने अपने पूर्व साथी को गायब होते देखा था। वह भयभीत था बेस पर लोगों की लुप्त होती उपस्थिति से। वह नहीं जानता था कि कितने और लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। इंजीनियर एक घुटने पर गिर गया और जहरीले तरल को बुदबुदाते हुए देखा। वैज्ञानिक बेस पर दर्द और भय के साथ रह रहे हैं। हो सकता है कि कप्तान ही वह व्यक्ति था जिसने प्रतिरोध किया था और हान यंग के सीने में कुर्सी का पैर घुसा दिया था। इन दृश्यों ने युवा इंजीनियर के दिमाग को खाली कर दिया और वह गलियारे से नीचे भागा। फिर वह दीवार के दर्पण पर रुक गया और अपने चौंके हुए प्रतिबिंब को देखा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा कि सब कुछ ठीक है और वह अभी भी जीवित है। इसका मतलब है कि यह हवाई बूंदों से नहीं फैलता है। उसने याद किया कि इबोला वायरस के संक्रमण के मामले भी दुर्लभ हैं। स्थिति जटिल थी, लेकिन उसे केवल इस काले रक्त के सीधे संपर्क से बचने की जरूरत थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। गीत को अचानक याद आया कि बेस पर वीडियो निगरानी थी। उसने फैसला किया कि उसे इस ठंड में पागल होने से बचने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता है और खुद को बचाने के लिए आने वाले डर के बारे में उसने केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचा। उम्मीद है कि यहाँ ऐसे लोग थे। बर्फीला तूफान फिर से भड़क उठा। सॉन्ग एक ने इस वातावरण में जीवित रहने के लिए भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बेस के अंदर यात्रा करते समय वह हमेशा एक तेज स्की पोल ले जाता था। उसका दिमाग इतना व्यस्त था कि वह मुश्किल से याद कर पाता था कि बोतलबंद पानी कहाँ है। यह रेफ्रिजरेटर में था। एसटी को याद आया कि कैप्टन हेयेंसु ने उसे याद दिलाया था कि उनके पास हमेशा रेफ्रिजरेटर में पानी की आपूर्ति होती है। वहां शराब का स्टॉक भी था। संटी ने सोचा कि वह वास्तव में अभी कुछ शराब का उपयोग कर सकता है। वह रेफ्रिजरेटर में गया और दरवाजा खोला। अंदर एक दरार में एक शरीर था जिसकी गर्दन में रसोई का चाकू था। वह शेफ था जो सॉन्ग था एक यहाँ के करीब पहुंच गया था। यह अंटार्कटिका था और अभी तक कोई भी जीवित नहीं बचा था। सॉन्ग एक ने अपना सिर अपने हाथों में रखा और रोया। शायद वह जीवित बचा था। उसकी स्थिति यहाँ एक इंजीनियर है। सभी सांगबास दरवाजे के बारे में उसकी नसें किनारे पर थीं। ऐसा नहीं हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां लोग थे? वह स्पष्ट रूप से दस्तक सुन सकता था। उसने इस
तथ्य के बारे में सोचा कि बिजली है और एक जनरेटर है। अंदर से दरवाजे पर तेज धड़कन तेज हो गई। सन्टी ने सोचा कि उनमें से कितने लोग कांच के माध्यम से वहां थे। उसने राक्षसों की लाल चमकती आंखें देखीं। वह लाश द्वारा फाड़े जाने या मौत के लिए ठंड से मोहग्रस्त नहीं था। फिर उसे आपातकालीन जनरेटर याद आया। इंजन रूम में निश्चित रूप से एक आपातकालीन जनरेटर था। गीत था एक वहां गया। उसने खुद से कहा कि वह इसे संभाल सकता है। गीत ने स्नोमोबाइल शुरू किया और इसे इंजन रूम में ले गया। युवक ने ध्यान से चारों ओर देखा। अचानक क्षितिज पर उसने दो ज्वालाओं और उनमें से काले धुएं को निकलते देखा। उसने बेचैनी से सोचा कि क्या यह चीनी किंडलिंग बेस था जिसमें आग लगी थी। एक लंबे डंडे से बंधा हुआ था। सॉन्टी एक ने झुंझलाहट के साथ देखा कि इंजन रूम के आसपास भी काले खून के निशान थे। युवक दरवाजे पर गया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने के लिए चिल्लाया। सॉन्टी एक अंदर गया और सोचा कि चीजें इस तरह कैसे हो गईं। उसने एक सरसराहट सुनी और उसके स्रोत को बाहर निकालने का आदेश दिया। फिर सब कुछ शांत हो गया और सौंद उपकरण के पास गया और सोचा कि वह इतने प्रचार के दौरान अंटार्कटिका क्यों आया था। चारों ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि कमरा खाली था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी में उपकरण को देखा, उसने सोचा कि यह इससे बेहतर था। किसी कारण से एक विमान कप्तान के रूप में दीर्घकालिक व्यावसायिक यात्रा पर जाना। उसे अपनी प्रेमिका हान मिनो की याद आई। उसने उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए कल्पना की। उसने खुद को लड़ाकू जेट के नियंत्रण में बैठे देखा। सॉन टैन ने सोचा कि इस लड़की की वजह से उसका जीवन कैसे बर्बाद हो गया। पुरुषों के साथ उड़ाने और बैठ के तो सब अतीत की बात। अपना भाला तैयार किया और उस बर्फ के ढेर की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि क्या उम्मीद की जाए। बर्फ से बाहर निकला हाथ पूरी तरह से जमा हुआ और बेजान लग रहा था। गीत था एक ने अपने भाले को बर्फ के ढेर के ठीक बीच में भोंक दिया। बर्फ इंजन कक्ष के फर्श पर गिर गई और अंदर क्या था यह उजागर हो गया। मैं आश्चर्य में जम गया। यह किंडलिंग बेस का भूविज्ञानी था। उसने महसूस किया कि यह एक ज़ोंबी नहीं था। यह लड़की मौत से जम गई। मैंने इसके बारे में सोचा और दूसरी मंजिल का भी पता लगाने का फैसला किया। उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहिए था। हवन हिचकिचाते हुए लोहे की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चला गया। उसके कदमों की आहट ठंडी हवा में जोर से गूंज रही थी। आखिरकार वह सबसे ऊपरी लैंडिंग पर गया और एक कमरे के दरवाजे पर आया। अचानक उसने एक मानव आवाज सुनी और उसके ऊपर एक रिंच देखा। गीत था एक मुश्किल से उस मजबूत पंच को रोकने में कामयाब रहा। उसने महसूस किया कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान था। वह हमलावर की बाह को रोकने में कामयाब रहा। उसने इंजीनियर को मारने की इच्छा से चिल्लाना बंद नहीं किया। गीत था जुआन ने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहा। उसने हमलावर से कहा कि वह भी एक इंसान है। वह किसी तरह अपने प्रतिद्वंद्वी को खुले हुए हुड के नीचे फर्श पर गिराने में कामयाब रहा। उसने अपने पूर्व विश्वविद्यालय सहयोगी सुजिन को पहचान लिया। लड़की ने भी जुआन को पहचान लिया। वह बहुत हैरान और प्रसन्न हुई। उसने लड़की को धीरे से दीवार से दबाकर शांत किया। उसने सुजिन से पूछा कि यहाँ क्या हुआ। उसने कहा कि वह नहीं जानती और वह
खुद उससे इसके बारे में पूछना चाहती है। उसने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है और अगर वह पहले से यहां नहीं थी। उन्होंने एक धातु के टब में आग जलाई थी और उसके बगल में एक कमरे में बैठे थे। लड़की ने जवाब दिया कि वह उसी समय पूर्व में माचू पिकू के पेरू आर्कटिक बेस का दौरा कर रही थी। जब वह यहां लौटी तो बेस पहले से ही ऐसी स्थिति में था। उसने सोचा कि कैसे सू जिन एक विश्वविद्यालय स्नातक थी और यहां एकमात्र डॉक्टर थी, भले ही वह विश्वविद्यालय में उसकी कनिष्ठ सहयोगी थी, उसे यहां उससे मिलने के बाद ही पता चला। हालांकि इस लड़की ने उसे फोन किया था, इसलिए उसके अच्छे संबंध थे। उसने सुजेन से पूछा कि वह कब आई थी। लड़की ने जवाब दिया कि वह 2 या 3 दिन पहले लौटी थी। उसने देखा लड़की ने उस पर जो रिंच फेंका था उस पर खून लगा हुआ था। फिर उसे पहली मंजिल पर जमी हुई लाश याद आई। हालांकि उसने इस विचार को दूर कर दिया और सोचा कि शायद वह मरने से पहले ही मर गया था। लेकिन भूतल पर काले खून के निशान ने उसे परेशान कर दिया और उसने सोचा कि चीनी यहां क्यों थे। बेस पर लाश कैसे दिखाई दी? क्या वास्तव में यहां कोई और जीवित नहीं बचा है? और यदि हां तो वे कहां गए थे? एक ने लड़की से पूछा कि क्या उसने स्नोमोबाइल का उपयोग नहीं किया था। क्या वह पहले स्नोमोबाइल पर वापस नहीं आई होगी? सुजेन ने उत्तर दिया कि उसने स्नोमोबाइल का उपयोग नहीं किया क्योंकि इसका ट्रैक माचू पिक्यू में टूट गया था। फिर वह चिल्लाई और उससे पूछा कि क्या उसे उस पर संदेह है। एक ने माफी मांगी और कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानता था कि यहां क्या हो रहा है। या तो वे आग के पास बैठ गए और सोचा कि क्या वे लाश बन गए हैं। आखिरकार वे इसके बारे में खुश थे। लेकिन एक और उत्तरजीवी को ऐसी स्थिति में देखकर जुआन एकमात्र जीवित बचे डॉक्टर वे जुआन ने सोचा कि उन्हें पहले टीम बनानी चाहिए। उसने लड़की को अपने साथ आने के लिए कहा। उसने उससे पूछा कि वह उसे कहां ले जा रहा है। एक ने उत्तर दिया कि वह जनरेटर चालू करना चाहता है। वह इसे अकेले कर सकता है, लेकिन इस स्थिति में उसे कवर की जरूरत है। सुजेन सहमत हो गई और कहा कि वह अकेले छोड़े जाने से भी डरती है। युवक ने हथियारों का आदान प्रदान करने की पेशकश की। लड़की ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। जुआन ने उत्तर दिया कि वह एक रिंच को स्विंग करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। शायद यह उसके लिए लंबे भाले का उपयोग करने के लिए रणनीतिक रूप से अधिक फायदेमंद होगा, और फिर भी वह उस पर विश्वास करना चाहता है। सुजिन सहमत हो गई और कहा कि वह भी विश्वास करना चाहती थी। सनबी, यह एक साथ जीवित रहने का एक शानदार विचार है। उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया और अपने हथियार उठाते हुए एक तेज आवाज सुनी। दोनों युवक सावधानी से ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़े। जुआन ने रास्ता दिखाया और लड़की ने उसका पीछा किया। सुजिन ने कांपती आवाज में युवक से पूछा, खुला दरवाजा वे दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर ले गए। यह सब क्या था? एक ने पहले दरवाजा बंद करने का सुझाव दिया। फिर उसने एक अस्थायी भाले का ब्लेड अपने सिर पर रखा और कहा कि उसने एक बार एक वृत्तचित्र में देखा था कि इस तरह आप गर्दन पर निशाना लगाने वाले दुश्मन से खुद को बचा सकते हैं, और एक रिंच की मदद से यह दुश्मनों के पास आने से रोक देगा। उसके बाद युवा लोग पहली मंजिल की सीढ़ियों से सावधानी पूर्वक उतरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके द्वारा उठाया गया हर कदम
मीलों तक सुना जा सकता है। एक ने शाप दिया और सुजिन को उनके कदमों की आवाज से सावधान रहने के लिए कहा। उसे लगता है कि वे ध्वनि पर भी प्रतिक्रिया करते हैं। उसने सोचा कि यह तब भी मामला था जब वह पहले बिजली स्टेशन पर पहुंचा था। अंत में वे एक दरवाजे पर आए जो काफी कम समय के लिए खुला रहा। खुले द्वार के माध्यम से उसके पास काफी बड़ा बर्फ का ढेर उड़ गया। एक ने स्नोमोबाइल को देखा जो अभी भी पास में था। उसने सोचा कि यह एक अच्छी बात है। अचानक उसने महसूस किया कि और उसे आने के लिए कहा, क्योंकि बहुत अधिक बर्फ थी और वह दरवाजा बंद नहीं कर सकता था। लेकिन वे दोनों भी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि बर्फ पहले से ही जम रही थी। ज़ोंबी धीरे धीरे उन पर बंद हो रहे थे। युवकों ने बर्फ पर उग्रता से लात मारी। राक्षसों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने आवाज सुनी और इंजन रूम की ओर दौड़ा। वे पहले से ही किसी तरह बहुत करीब थे। सुजिन और एक ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दुश्मन लगभग वहां पहुंच चुका था। दोनों युवक दूसरी मंजिल पर गए और थक कर दीवार के सहारे बैठ गए। एक ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है और वे दरवाजा बंद करने में कामयाब रहे। सुजिन ने उसका हाथ देखा और पूछा कि क्या वह काम पर ही छेड़खानी कर रहा है। उसके बाद वे उसके मजाक पर हंसे। एक ने उससे कहा कि वह इस तरह मजाक न करे या बेहतर होगा कि उसे युवक के हाथ में एक टॉर्च दे दे। सुजिन ने कुछ गोल देखा जो एक बॉबिन जैसा दिखता था। एक ने कहा कि वह दरवाजे को सील करने के लिए मछली पकड़ने की लाइन का उपयोग करता है। युवक ने जल्दी से मछली पकड़ने की लाइन के साथ हैंडल और दरवाजे के पत्ते को लपेट दिया। सुजिन ने उत्सुकता से युवक से पूछा कि उसने कुछ क्यों नहीं कहा था। एक ने उसे याद दिलाया कि वे लाश बाहर थे और यहाँ काले खून के धब्बों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। लड़की ने जो पहले से ही एक ज़ोंबी में बदल रहा था। एक ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और कहा कि वह समझ गया। उसने पूछा कि अन्य नियमों के बारे में क्या। लड़की ने जवाब दिया कि वह अभी तक केवल पहले वाले के साथ आई है। एक ने उत्तर दिया कि वह वास्तव में बहुत चालाक थी। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी और उसने ताजा पैरों के निशान देखे। युवकों ने अपने हथियार तैयार कर लिए। थवान ने लड़की से कहा कि अगर वह कोई भी हलचल देखे तो उसे तुरंत सतर्क करे। वे वापस वहां चले गए जहां पटरियों ने उन्हें ले जाया था। युवाओं ने सुजिन से पूछा कि क्या यह संभव नहीं है कि अगर शरीर पर कोई चोट न हो तो काला खून निकल सकता है। अचानक उन्होंने देखा कि पटरियां बंद हो गई हैं। एक ने देखा कि उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर वे जनरेटर चालू करते हैं तो चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। सुजेन उसके साथ सहमत हुए और कहा कि यह एक अच्छा विचार था। वे इसे प्लग करने के लिए उपकरण में वापस चले गए। युवा पुरुषों ने जनरेटर और सॉन्ग एक से संपर्क किया और इसकी जांच की। उन्होंने कहा कि आपातकालीन जनरेटर क्रम में था और यह कदमों की आवाज युवकों को पता था कि कोई ऊपर आया है। एक ने पूछा कि क्या ज़ॉम्बी सच में सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। अचानक उसके ठीक सामने उसने एक ज़ॉम्बी की जलती हुई आंखें देखीं जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। एक उससे लड़ने लगा। लड़की ने युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया और दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। एक ने लड़की पर
राक्षस पर हमला करने के लिए चिल्लाया। उसने मुझसे कहा कि उसे आर पार भगा दो, वहां खंभे की तरह खड़े मत रहो। वह अंटार्कटिका में इस तरह नहीं मरना चाहता था। तुम आसानी से मर सकते हो और वह इसके लिए तैयार था, लेकिन वह किसी पागल राक्षस के हाथों मारा नहीं जाना चाहता था। वह देख सकता था कि पिशाच के हमले से उसके हाथ से छूटा हुआ भारी रिंच 1 मीटर दूर पड़ा था। एक उसकी ओर रेंगता हुआ आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हमलावर दुश्मन ने चाबी फेंक दी। इसी समय सुजिन ने उसे झुकने के लिए कहा। हथियार उसने मुझे इसे तेजी से करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी ताकत पहले से ही खत्म हो रही थी। जुआन ने रिंच उठाया और उसे घुमाया। उसका जोरदार वार राक्षस के सिर पर पड़ा। पिशाच की गर्दन में भाला मुड़ गया और वह चिल्लाया। कुछ और वार ने काम पूरा कर दिया। हालांकि पिशाच के शरीर के अंदर जो चाकू था वह गल गया और उन्होंने एक अच्छा हथियार खो दिया। यह बहुत अच्छा नहीं था। उसने लड़की को बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह उसे छोड़ नहीं सकती। बेस की तलाशी के दौरान उन्हें कोई कुंद हथियार नहीं मिला और चाकू इन प्राणियों के खिलाफ बेकार हैं। चाबी बहुत अधिक कुशल थी। वान ने सोचा कि कोई रास्ता होना चाहिए। उनकी चाल, बुद्धिमत्ता, भावनाओं, सोचने के तरीके या आदतों का HW चमक उठा और ऐसा लग रहा था कि इमारत की दूसरी मंजिल से आवाज आ रही है। उन्होंने बस इंतजार करने के बजाय फिर से हमला करने की तैयारी। उसके लिए यह एक घर के लिविंग रूम की तरह था। एक इंजीनियर और उसकी आंखें पहले से ही अंधेरे की आदी थीं। वह चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था और सीढ़ियों पर पटक रहा था। एक को यकीन था कि इन प्राणियों ने भी ऐसी आवाजें सुनी थीं और उम्मीद थी कि वे थोड़ी देर बाद उन पर प्रतिक्रिया करेंगे। एक जुआन को आश्चर्य हुआ कि वह उसे देखने क्यों नहीं जा रहा था। क्या उसने एक जाल देखा था? लेकिन उनकी बुद्धि इतनी अधिक नहीं है। भले ही उन्हें दर्द महसूस न हो, उन्हें मृत्यु का एहसास होता है, भले ही वे पहले से ही मर चुके हों। सुजेन उसके पीछे बाहर आई और पूछा कि क्या वह पागल है? आप इन राक्षसों के साथ अकेले क्या कर सकते हैं? आप उन्हें अपने सही दिमाग में कैसे संभाल सकते हैं? गीत एक ने लड़की से कहा कि टॉर्च बंद कर दें और बस वहीं रहें। जब वह उसे बताए तो उसे चालू करने दें। सुजिन ने टॉर्च बंद कर दी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा केस निकाला। दृढ़ संकल्प और क्रोध से उसने अपने हाथ में छोटी कैंची से एक चीरा लगाया और उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ गए। वह अंधेरे की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वह खून की गंध ले सकता है? अगर वह भूखा है तो उसे इसमें से कुछ पी लेना चाहिए। पिशाच की आंखें आखिरकार अंधेरे में चमक उठीं। ऐसा लगता है कि उनकी गंध की भावना बहुत मजबूत है और अब वह पकड़ा गया था। पिशाच प्रकट हुआ और उसके हाथ लालच से उस तक पहुंच रहे थे, लेकिन यह प्राणी बहुत बड़ा था और इसने एक खूनी रोशनी दी। वह उसकी सोच से तेज था। उसने ऊपर से युवक पर हमला किया। उसके नुकीले दांत किसी भी बाघ को गौरवान्वित करते। जुआन ने अपने दांत पीस लिए और वापस लड़ने के लिए तैयार हो गया। राक्षस सौन के ऊपर मंडराने लगा। वान, जो अब जानता था कि उनकी गंध की भावना मजबूत थी, उसने एक खिलाड़ी के रूप में सब कुछ चांस पर छोड़ दिया। बीड़ फेंग और लाल जलती हुई आंखों वाला खुला मुंह बहुत करीब था। जुआन ने सोचा कि सब कुछ तैयार
प्रकाश में लड़की ने आदेश का पालन किया और टॉर्च की किरण उसकी दिशा में घुमाई। प्रकाश में पिशाच को मछली पकड़ने की रेखा में उलझते हुए देखा जा सकता था। उसने जोर से झटका मारा और भारी चाबी से राक्षस के सिर पर जोर से मारा। फिर उसने इसे फिर से कहा। उसने तब तक घूंसे मारे जब तक राक्षस का शरीर बुदबुदाती गैस में बदल नहीं गया। काला खून हर जगह फैल गया था। यह मछली पकड़ने की रेखा के अवशेषों पर भी बूंदों के रूप में लटका हुआ था। उसने अपनी तरफ सीधा होकर सुज़ैन ने अपनी टॉर्च चमकाना जारी रखा। उसने उसके बारे में सोचा। सुजिन की बात करते हुए सभी जानते थे कि वह विश्वविद्यालय से उसकी पत्नी थी। उसे याद आया कि एक बार वह बी के बिस्तर के दूसरे स्तर पर लेटा था और उससे इसके बारे में पूछा गया था। उसने उत्तर दिया कि यह सच है। कंप्यूटर पर बैठे लड़के ने बुदबुदाया कि उसने सुना है कि लड़की एक विशिष्ट पाठ्यक्रम में है। वह आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि वह यहाँ क्यों है। अगर ऐसा है तो वह एक क्लिनिक खोल सकती है। लड़के ने यह भी कहा कि उसने सुना है कि वह 1 साल तक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सदस्य रही है। उसने पूछा कि उसने यह सब कहाँ सुना है। लड़का मुड़ा चारों ओर और कहा कि उसने यह सब उसकी रूममेट हयान से सुना था। साथ ही उसे पता चला कि हयान का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। थके विचार भयानक वास्तविकता में लौट आए। फंस गया पिशाच। स्टेशन वाला लड़का था। उसने एच सुजिन को उसके पास दौड़ते हुए देखा, जो एक बार फिर एक अस्थाई भाले से लैस था। वह उसके बगल में घुटने टेक कर बैठ गई और पूछा कि क्या वह पागल हो गया है। लड़की ने उसे गले लगाया और पूछा कि वह अकेला क्यों चला गया था। एक ने उत्तर दिया कि इसी वजह से उन्होंने उसे पकड़ लिया था। सुजिन युवक को गले लगा रही थी और उसने खुद को मुस्कुराते हुए महसूस किया। सुजिन ने उससे पूछा कि वह उसके बिना क्या करेगा था। एक ने खुशी से उत्तर दिया कि वह अभी भी यहाँ है। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक है और उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुजिन ने उसकी कलाई पर खून देखा और पूछा कि फिर यह घाव क्या है था। एक ने उत्तर दिया कि उसने पिशाच को उकसाने के लिए अपना हाथ काट लिया। लड़की ने उसे घाव की जांच करने के लिए कहा था। एक ने मजाक में कहा, क्या वह वास्तव में लाश के बगल में घावों की जांच करना चाहती है। प्राथमिक चिकित्सा किट दूसरी मंजिल पर स्थित है। एक ने पूछा कि क्या वह उसे सुन रही थी। लड़की ने आह भरी और कहा कि लोग अब हर चीज के लिए बहुत जल्दी अनुकूल हो जाते हैं। वे उस रक्षक से अलग नहीं हैं जिसने जी-वगन के बारे में उपन्यास में लाशों की खोज की थी। वास्तव में उसने लाश की खोज की और पाया कि वहां कुछ भी उपयोगी नहीं था। उसने कहा कि लड़के का नाम अर्दू था। यह पहली बार नहीं है जब उसने एक लाश देखी है, लेकिन यह पहली बार है जब उसने अस्तित्व के लिए इसकी खोज की है। एक ने सोचा कि कैसे इस प्राणी में एक गोरिल्ला के बराबर असाधारण ताकत थी। उसने कवर से हमला किया, लेकिन ये दोनों लाशें हनों से पूरी तरह से अलग हैं। उसने प्रेस सेंटर में लड़ाई की क्योंकि उसने लाशों को देखा और उनकी तुलना हान्यांग से की। उसने व्यक्तिगत अंतर के बारे में सोचा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ था। एक यह पता नहीं लगा सका कि वह पहले ही मर चुका होगा। लड़की ने भावुक होकर जवाब दिया कि वह
उसे भी प्रिय है। वह आत्मविश्वास से उपकरण की ओर चला गया और कहा कि उन्हें जनरेटर को पुनर्जीवित करना चाहिए। वे उसके पास गए और उसने अपने हाथ से नियंत्रण कक्ष को छुआ। उसने अपनी त्वचा पर धातु के ठंडे शरीर को महसूस किया। अचानक उसने अपनी सांस के नीचे कसम खाई, कई बार नियंत्रण बटन दबाए और खाली बैटरी डिब्बे का कवर खोला। जिन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या गड़बड़ है। युवक ने कहा कि कमीनों ने बैटरी निकाल ली है। वास्तविकता यह थी कि जो लोग बच गए थे वे अपने साथ भोजन और एक बैटरी पैक ले गए थे। अगर वे एक रबर की डिंगी में समुद्र पार कर गए होते तो हम में से बाकी लोग अब इस मृत आधार पर क्या करते। दोनों युवक दूसरी मंजिल पर गए और सुजिन ने वहां उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा किट का उपयोग करके जुआन की कलाई के घाव का इलाज किया। वे आग से खुद को गर्म करना जारी रखते थे। आधार पर उनके पास बहुत कम जलाऊ लकड़ी बची थी और युवा लोग समझते थे कि बिजली के बिना उनके लिए यह बहुत मुश्किल होगा। हालांकि यह तथ्य कि वे अकेले नहीं थे उन्हें ताकत देता था। वान ने लड़की से पूछा कि क्या उसने कभी खून के वाष्पीकरण के बारे में सुना है। सुजिन ने उत्तर दिया कि यह सूखी बर्फ की तरह था और उसने कभी इस तरह खून को वाष्पित होते नहीं देखा था। युवक ने देखा कि कुछ लाश पिघल गई और लाश को वाष्पित कर दिया। सुजिन ने सहमति व्यक्त की कि यह बहुत ही असामान्य था और कहा कि यह पहले कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था। वह उससे सहमत हुई और जिन को चौड़ी खुली आंखों से देखा। लड़की ने उसे ध्यान से और आत्मविश्वास से देखा। वे वहां आग के अंगारों को देखते हुए बैठे रहे। उसने जलती हुई लकड़ी को देखा और पूछा कि क्या उसे कुछ गर्मी पाने के लिए कुछ अपशिष्ट तेल लाना चाहिए। सुजिन ने देखा कि यदि वे एक संलग्न स्थान में ऐसा करते हैं तो वे निश्चित रूप से दम घुटेंगे। भले ही आप लकड़ी को जला दें, धुआं अभी भी मजबूत होगा। उन्होंने जीवित रहने और उनके बिना भागने का फैसला किया। युवक इतना परेशान था कि उसने अश्लील गालियां दी। लड़की ने देखा कि वह एक बूढ़ा मैटर सैनिक था और उसकी पसंद की चटाई से हैरान थी। हालांकि वह उसे उम्मीद से देख रही थी और वह अपने सिर को अपने हाथों में लेकर सोच रहा था। लड़की डर के मारे अपनी सीट से कूद गई और पूछा कि क्या उसे वास्तव में बुखार है। अचानक वान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा कि एक बैटरी थी। सुजिन ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया कि बिजली को गाने के साथ चालू किया जा सकता है। जुआन की निगाह इमारत की खिड़कियों के नीचे स्नोमोबाइल पर टिकी थी, लेकिन यह इस तथ्य से जटिल था कि पिशाच यहां आ रहे थे। जाहिर तौर पर मनुष्यों को भांपते हुए उन्होंने पहली मंजिल की खिड़की में कांच टूटने की आवाज सुनी। सुजिन यह देखकर हैरान थी कि उन्हें ठंड भी महसूस नहीं हुई और उसने लड़की से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वे इंसानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसने कहा कि यह वास्तव में पागलपन। एक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे यह पसंद आया। इसके विपरीत उसे याद आया कि उसके लिए चीनी साझा करना कितना कठिन था। लड़की ने जवाब दिया कि वह सिर्फ 3-in-1 कॉफी पीना चाहती थी और अंत में उसे डांट पड़ी। उन पर एक अजीब सी घबराहट छा गई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पीछे दहनशील ईंधन की 6 बोतलें और तैयार
बत्ती थी। एथ एक ने बोतलों में से एक ली और पूछा कि अगर आग मदद नहीं करती है तो क्या होगा। सुजिन ने शांति से जवाब दिया कि उसे नहीं पता, लेकिन उनका दम घुट सकता है या वे जल सकते हैं। वे बस गले लग सकते हैं और अंत तक पकड़ सकते हैं। एथ एक ने सुझाव दिया कि बस ठंड से मरना। उसने कहा कि यह एक भयानक मौत रही होगी। पिशाच दरवाजे पर लगातार दस्तक देते रहे। युवक ने एक और दिया और 3 की गिनती पर उन्होंने ईंधन की बोतलों की बत्ती जलाई। उसके बाद उन्होंने उन्हें राक्षसों के इकट्ठे समूह पर एक भयानक चीख के साथ फेंक दिया। वे आग में घिर गए। वे और एक और बोतल उठाई। उसने उसे बर्फ में फेंक दिया। उसने कहा कि जैसे उसने सोचा था कि उनकी सूंघने की शक्ति इस्तेमाल किए गए तेल की गंध से अवरुद्ध हो गई है और आग की पिघली हुई त्वचा के कारण सुनने की शक्ति भी अवरुद्ध हो गई है। उन्हें स्नोमोबाइल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच पिशाच जलते रहे। उसने लड़की से वहीं रुकने को कहा। उसने विरोध किया और उसे याद दिलाया कि अगर वह पहले नहीं आई होती तो जवाब देने के बजाय वह मर जाता। युवक ने पूछा कि उसे 100 मीटर की दौड़ पूरी करने में कितने सेकंड लगते हैं। सुजिन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसने कहा कि अगर वह अचानक खतरे में पड़ जाए तो उसे बस ऊपर से उसका साथ देना होगा। उसके बाद इंजीनियर और पूर्व पायलट ने चाबी तैयार रखते हुए सोचा कि अगर उन्होंने उसे घेर लिया तो वह भी खत्म हो जाएगा। उसने लड़की से पूछा कि क्या यह सच है कि वह जिस स्नोमोबाइल को चला रही थी वह छात्रावास के पास स्थित थी। सुजिन, जो खिड़की के पास भाले के साथ बैठी थी, ने उसकी बातों की पुष्टि की। जुआन ने सुरक्षा चश्मा पहन लिया और कहा कि यह बहुत अच्छा है। उसने उसे आदेश दिया कि जब तक वह बाहर न बुलाए तब तक वह दरवाजा न खोले। जिन ने सिर हिलाया और उसे सावधान रहने को कहा। उसके बाद उसने सीढ़ियों से नीचे भागा था। एक लड़की पर चिल्लाया कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। युवक तेजी से बर्फ में भागकर स्नोमोबाइल की ओर बढ़ा। अपनी आंख के कोने से वह जलते हुए पिशाचों को देख सकता था जो बर्फ में गहरे पैरों के निशान छोड़ते हुए कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वह स्नोमोबाइल की ओर चलता रहा। यह पहले से ही कोने के पास था। एक ने गति पकड़ी। यहां बर्फ इमारत के पास की तुलना में बहुत अधिक थी और दौड़ना मुश्किल था। आखिरकार वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। इस बीच सुजेन उत्सुकता से इंजन रूम की खिड़की से युवक को देख रही थी। वह सतर्क थी और राक्षस के हमले को रोकने के लिए तैयार थी। सुजिन खिड़की के पास उकड़ू बैठी थी, अस्थाई भाले को कसकर पकड़े हुए। उसकी निगाह पहली मंजिल पर पड़ी जहां एक जमे हुए आदमी की लाश पड़ी थी। वह उसे जानती थी। वह एक चीनी भूविज्ञानी था। यह आदमी भी एक चीनी सैनिक था। वे यहाँ क्यों थे? सुजिन, उसने सभी आवाजों को ध्यान से सुना। उसने खिड़की से बाहर देखा और उत्सुकता से सोचने लगी कि एक कहाँ है। अब अचानक उसे एक स्नोमोबाइल इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि युवक इंजन रूम की इमारत की ओर बढ़ रहा है, ठीक जलते हुए पिशाचों की तरफ। क्या लंबे समय तक एक सफेद जगह में रहने के बाद पागल होना संभव है? एक कठोर बर्फ के प्रवाह के बीच डर गया था। अब वह अपने हाथ में एक टूटे हुए पानी के पाइप को पकड़े हुए एक स्नोमोबाइल चला रहा था। वह हंसा
और चिल्लाया कि वह उन्हें दिखाएगा कि पैदल सेना घुड़सवार सेना को क्यों नहीं हरा सकती। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहा है। जेन ने खिड़की से बाहर देखा और उस पर चिल्लाई कि वह क्या कर रहा है। युवक ने जवाब दिया कि उसने जो स्नोमोबाइल चलाया था वह पुराना था और इसलिए इसकी बैटरी उनके उपकरणों के अनुकूल नहीं थी। वह रास्ता साफ करने जा रहा था और उसे लकड़ी को हटाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्हें इन राक्षसों को नष्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए था। एक ने सोचा कि वे इसे स्नोमोबाइल की गति और पाइप के प्रभाव बल के साथ कर सकते हैं। यह संभावना नहीं है कि कोई भी पिशाच बच जाएगा। बहुत तेज गति से उसने तुरही घुमाई और सोचा कि क्या वह चकमा देने में कामयाब रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा और पिशाच की आंखों में घृणा से जलन देखी। तेज गति से चल रहे एक स्नोमोबाइल ने कई ज़ॉम्बी को टक्कर मारी और वे बर्फ में निश्चल पड़े रह गए। हालांकि प्रभाव के कारण उसका स्नोमोबाइल फिसल गया और लुढ़क गया। उसने खुद को बर्फ में पाया। पाइप बर्फ के ढेर में दूर तक उड़ गया। सुजिन ने चौंक कर चीख मारी और जुआन ने अपने सामने वाले आदमी को फिर से देखा। उसके कपड़े सुलग रहे थे और कपड़े के जलते हुए टुकड़े बर्फ में गिर रहे थे। जुआन अपनी पूरी ऊंचाई तक खड़ा हुआ और उससे पूछा कि क्या वे बात कर सकते हैं। उसके हाथ में एक रिंच था। अन्य ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। उसने अपना हथियार घुमाया और एक मुक्का मारा। उसने देखा कि यह आदमी भी दूसरों से अलग था। युवक ने इन जंगली प्राणियों के कमजोर बिंदुओं पर जमकर प्रहार किया। घृणा और भय ने उसे भगा दिया। उसके लिए यह कठिन था। राक्षस आ रहे थे। वह अब तक खुद को अच्छी तरह से बचाने में कामयाब रहा था। जुआन ने पिशाचों में से एक को मार गिराया और उसके सिर पर तब तक मारता रहा जब तक उसने हिलना बंद कर दिया। लेकिन वह आदमी बहुत जिद्दी था। उसके हाथ टैन के गले की ओर बढ़ रहे थे। एक हमले में पिशाच उसके हाथ से एक रिंच गिराने में कामयाब रहा। वह कुछ प्राणियों को हराने के बाद अति आत्मविश्वास में था और अब वह निहत्था था। पिशाच उसके हाथ से कसकर लिपटा हुआ था। जुआन ने सोचा कि ये राक्षस बहुत जिद्दी थे। पिशाच उसे हाथ से घसीट रहा था। फिर अप्रत्याशित रूप से उसने उसे अपने कंधे पर फेंक दिया। उसने सोचा कि क्या यह आदमी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। वह अपनी पीठ के बल लेट गया और उसने अपने बगल में पिशाच का गुर्राता हुआ मुंह देखा। उसने उसे उसके कपड़ों से पकड़ लिया और कहा कि अगर यह राक्षस पहलवान है तो वह असली जुडोका है। वह खुद को उस दुष्ट राक्षस की पकड़ से मुक्त करने में कामयाब रहा और उसने जल्दी से बर्फ में देखे गए रिंच की ओर दौड़ लगाई। वे आने में ज्यादा देर नहीं लगाते थे और एक ने एक बार फिर से घूंसे मारना जारी रखा। उसने अपने सामने उस दबंग लड़के को देखा। उसके बदसूरत चेहरे पर एक मुस्कान थी। एक ने थके हुए रूप से पिशाच की लाशों को देखा जो बर्फ में पड़ी थीं और कामना की कि इस समय उसके पास एक उपयुक्त हथियार हो। सुजिन ने उसे बुलाया। वह बर्फीले तूफान के कारण सनबी को नहीं देख सकती थी। एक ने लड़की के बारे में सोचा कि 3 लाशें बची हैं और अगर उनमें से 2 भी हैं तो वे बर्फीले तूफान के दौरान नुकसान में रहेंगे। वे दोनों थोड़ी देर में मर जाएंगे। पिशाच अचानक उसके पास आया। जुआन ने इंजन रूम में लकड़ी के विस्तार को देखा। उसने झूले में चाबी उठाई
और सोचा कि पहली पहली चीज जो करनी है वह खुद पर ध्यान आकर्षित करना था। चाबी सीधे पिशाच के सिर पर चली गई था। एक ने सुजिन को हाथ में लिया और उसे उसके पास न आने के लिए कहा। उसे वापस इमारत में जाना चाहिए और वहां उसका इंतजार करना चाहिए। इस बीच शेष लाशें उस युवक पर टूट पड़ी। वह जितनी तेजी से भाग सकता था संकट की दिशा में भागा। सुजिन ने उसे फिर से बुलाया। उसने भाला अपने हाथों में पकड़ रखा था। किसी भी स्थिति में एक जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। सुजिन ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। एक पिशाच ने उसे उसकी पैंट के पैर से पकड़ लिया। भयभीत लड़की ने दूर खींचने की कोशिश की, हालांकि यह इतना आसान नहीं था। वह उससे कसकर लिपट गया। सुजिन ने फिर अपना भाला घुमाया और जोर से मारा। बर्फ पर काला खून बिखरा हुआ था। लड़की ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह एक अच्छी जगह जाएगा। सुजिन ने सूर्य के पैरों के निशान देखे और सोचा कि कैसे एक अकेले अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और उसे उसकी मदद करनी होगी। सुजिन ने अपने भाले के साथ निशान का पीछा किया। उसने उसका नाम चिल्लाया और पूछा कि वह कहाँ है। लड़की रुक गई और सुनने लगी। उसने इमारत के विस्तार पर कई पिशाचों को देखा जो इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सुजिन ने एक पर चिल्लाकर कहा कि वह उसका इंतजार करे और फिर उसने अपना हथियार उठाया और लाश पर हमला कर दिया। राक्षस का ध्यान लड़की की ओर गया। उसने बहादुरी से अपना भाला लहराया। सुजिन ने सोचा कि वे पिशाचों के भयानक चेहरों को कैसे सुन सकते हैं। अधिक चालाकी से आगे बढ़े, यहां तक कि एक बेवकूफ ज़ोंबी भी उसे मारने के लिए पर्याप्त है। उसने उस समय सनबी के बारे में सोचा। तीनों राक्षस अचानक दरवाजे से पीछे हट गए। एनेक्स का दरवाजा खुला और एक प्रकट हुआ। उसने कहा कि उसने आखिरकार उसे इस अंधेरे में पा लिया है। वह एक चेनसॉ पकड़े हुए था। सुजिन खुशी से चिल्लाई और युवक ने उसे फटकारते हुए कहा कि उसने उसे यहां नहीं आने के लिए कहा था। फिर उसने आरी चालू की और राक्षसों पर हमला किया। उसने उनसे करीब आने का आग्रह किया। ज़ोंबी की आंखों में एक चौंकाने वाला भाव दिखाई दिया। अब वे कठिन समय बिता रहे थे। चेनसॉ की दहाड़ तेज हो गई। दोनों पिशाच पहले से ही हमेशा के लिए शांत थे। उनमें से केवल एक ने उसे पीछे छोड़ दिया। एक ने उसका पीछा किया और सोचा कि शायद वह एक पूर्व एथलीट था। अंत में यह भगोड़े के साथ पकड़ा गया और उसने सोचा कि वे किस हद तक विकसित होने जा रहे थे। चेनसॉ बर्फ में गिर गया था, लेकिन अब उनमें से दो थे। एक का एक पिशाच के साथ झगड़ा हुआ। इसे खाए बिना जुआन ने एक हाथ से अपना नाक और मुंह ढक लिया। राक्षस का खुले मुंह वाला सिर बहुत करीब था। तभी उसने सुजिन की तेज आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। उसका भाला पिशाच के शरीर में एक भयानक क्रंच के साथ घुस गया, जिससे काला खून सभी दिशाओं में उड़ने लगा। लड़की ने जुआन की तरफ देखा और पूछा कि क्या वह ठीक है। युवक अपने हाथ से अपनी नाक और मुंह ढकते हुए पीठ के बल लेटा रहा। वह राक्षस की लाश के नीचे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा और सुजिन ने चिंतित होकर पूछा कि क्या काला खून उसके मुंह में नहीं चला गया या कुछ और। युवक ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है और उसकी देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने अपना चश्मा उतार दिया और मुस्कुराया। सुजिन ने उसे अपना हाथ दिया और उसे
उठने में मदद की। उसे मानना पड़ा कि यह उसके लिए धन्यवाद था। सुना कि वह बच गया था, फिर उसने कहा कि उनके पास आराम करने का समय नहीं है, क्योंकि जल्द ही रात हो जाएगी। उसने सुझाव दिया कि हम बैटरी को इंजन रूम में तेजी से ले जाएं और कुछ जलाओ लकड़ी ले आउट। बिल्डिंग को स्नोमोबाइल पर रखा और इसे इंजन रूम में ले आए। वे समझ गए कि जीवित रहने के लिए उन्हें जल्दी से काम करना होगा। हालांकि बिजली बहाल हो गई थी। बैटरी की शक्ति हीटिंग के लिए अपर्याप्त थी, क्योंकि जब वे जलाऊं लकड़ी को दूसरी मंजिल पर ले जा रहे थे तो उन्होंने एक बचाव दल की आवाज सुनी। जब वे वापस लौटे तो जिस चीज के बारे में वे भूल गए थे, उसने उन्हें पुकारा। यह एक वॉकी टॉकी था। एक ने माइक्रोफोन पकड़ा और अपना कॉल साइन दिया। उसने कुछ बताने के लिए कहा। वॉकी टॉकी से एक आवाज ने पूछा कि वे कहाँ थे। जुआन इस तथ्य से उत्साहित था कि एक वास्तविक व्यक्ति उससे बात कर रहा था। उसने लाश का उल्लेख नहीं किया और उस समय एक आपातकालीन बचाव दल को बुलाया। वह नहीं जानता था कि यह संकेत उनके लिए एक शिकार की शुरुआत होगी। उनसे पूछा गया कि क्या वे अभी भी जीवित हैं। लड़के ने कहा कि वह सब कुछ समझ गया है और जल्द ही उनके लिए एक बचाव दल भेजेगा। जल्द ही वास्तव में सशस्त्र पुरुष बेस की दिशा में बेस पर वापस आकर जुआन असमंजस में था। उसे समझ नहीं आया कि रेडियो वालों ने अपना परिचय क्यों नहीं दिया और उनकी संख्या या पीड़ितों की संख्या के बारे में भी नहीं पूछा। सुजिन ने झिझकते हुए जवाब दिया कि उन्होंने पूछा था कि क्या वे सब ठीक हैं। युवक ने आपत्ति जताई और बताया कि उन्होंने पूछा था कि क्या वह अभी भी जीवित है। लड़की ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया कि जाहिर तौर पर इन बेवकूफों को ज़ोंबी प्रकोप के बारे में पता है। उसने इसके बारे में सोचा था। रेडियो को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आवृत्ति पर सेट किया गया था। इसका मतलब है कि बचे हुए लोगों ने पहले ही इसका उपयोग करके हमसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बचाव दल का इंतजार नहीं किया और वहां से चले गए। जुआन समझ नहीं पाया कि इस बातचीत के बाद उसका सिर क्यों घूम रहा था। सुजिन ने उन्हें याद दिलाया कि उन लाशों की त्वचा पहले वाष्पित हो गई थी, फिर उनके आंतरिक अंग और हड्डियां। वह आश्चर्यचकित था और उसने पूछा कि क्या उसने वास्तव में यह सब देखा था। लड़की ने जवाब दिया कि उसके द्वारा मारे गए पहले ज़ोंबी भूतल पर गिर गए थे और वह उन्हें देखती रही कि कहीं वह ऊपर न आ जाए और फिर से हिल न सके। उसने उन्हें लगभग पूरे दिन तक देखा, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। वोंग ने देखा कि हयान के मामले में सब कुछ तुरंत हुआ। हालांकि वह उसके सीने में एक लकड़ी का स्टेक फंसा हुआ था और धुआं निकल रहा था। सुजिन ने सोचते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि जब चोट लगती है तो खून बह रहा है, काला धुआं निकलने लगता है, और यदि आप इस अवस्था में रहते हैं तो क्या यह सेलुलर कनेक्शन को कमजोर कर सकता है। यदि मृत्यु अचानक होती है तो वाष्पीकरण धीमा होगा। यदि मृत्यु धीमी थी तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। सुजिन ने देखा कि यह सब सिर्फ अनुमान था और जुआन ने कहा कि वह यह पता नहीं लगा सका कि क्या अंतर था। वैट में जलाओ लकड़ी सुलग गई थी और युवकों ने
आग पर सॉसेज भुना था। सुजिन ने पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि बचाव दल निश्चित रूप से उनके लिए आएगा। युवक ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता कि जो बचे लोग पहले मदद के लिए पुकारते थे वे गायब हो गए थे तो वे कहां गए। अगर वे नाव ले गए तो यह मुख्य भूमि या अंटार्कटिका होना चाहिए। युवक ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी चीज के बिना ऐसा करना मुश्किल होगा। लिविंगस्टन द्वीप एक अच्छा विकल्प है यदि आप नाव से जाना चाहते हैं, और अक्सर बड़े जहाज आते हैं। उनके पास नाव भी नहीं थी। उन्होंने उनके भोजन की आपूर्ति पर नजर डाली और कहा कि उनके पास लगभग एक सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन होगा। यदि बचाव दल नहीं आता है तो उन्हें यहां से जाना होगा। लड़की ने उससे पूछा कि वह कहां जाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कि वह फ्राई बेस जाने की सोच रहा था। वह जानती थी कि फ्राई बेस एक चिली बेस था। उसने पूछा कि वहां क्या है। उसने उत्तर दिया कि यह एक वायु सेना बेस था और वहां एक छोटा विमान हो सकता है। वह जानती थी कि वह एक पूर्व वायुसेना पायलट था। लड़की ने जवाब दिया कि उसे वास्तव में विश्वास नहीं था, लेकिन यह वहां चलने लायक था। यह शांति का एक क्षण था जो उन्होंने आधे दिन में पाया था। अत्यधिक थकान स्वाभाविक थी और वे नींद में थे, लेकिन वे कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर सके। जब सुजेन सो गई, उसने मानचित्र का अध्ययन किया। यह निर्णय लिया गया कि ड्यूटी पर बारी बारी से काम किया जाए। लड़की सो गई। आह्वान ने स्थिति के बारे में सोचना बंद नहीं किया। वह चली गई और उसने थवान के गाल को जोड़ा। लड़की अपने और उसके लिए आइसक्रीम के कप लाई। उसने उससे पूछा कि क्या वह फिर से बादलों में खो रहा है। यह गर्मी थी और वह पार्क में बेंचों पर बैठा था। जुआन ने जवाब दिया कि वह बादलों में बिल्कुल भी नहीं था। उसने पूछा कि फिर उसका चेहरा इतना बेवकूफ क्यों था। वह देश की रक्षा कैसे करने जा रहा है। युवक ने उत्तर दिया कि भले ही वह देश की रक्षा नहीं कर सका, वह इसकी रक्षा कर सकता है। लड़की ने पूछा कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो क्या वह रेगिस्तान में आकर उसकी मदद कर पाएगा। उसने एक पल सोचा और मैंने उससे कहा कि चिंता न करें, अगर कुछ हुआ तो वह निश्चित रूप से उसके पास दौड़ता हुआ आएगा। लड़की खुश हुई और मुस्कुराई। उसने कहा कि क्या वह वास्तव में ऐसा करेगा। लड़की का चेहरा अचानक बदल गया और उसने कहा कि यह झूठ था। वह भाग गया था। उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका मुंह खुला रह गया। उसने गुस्से में उसकी गर्दन में काट लिया। उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा। उसने माफी मांगी और कहा कि वह गलती से ड्यूटी पर सो गया था। सुजिन ने जवाब दिया कि वह पर्याप्त सो चुकी है और उसके लिए काम संभाल सकती है। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में एक बुरा सपना देख रहा था। जुआन ने आरी उठाई और कहा कि उनके पास 3 चीजें हैं, एक छोटा रेडियो, जीपीएस और भोजन। फिर उसने सुझाव दिया कि लड़की पहले उन्हें ढूंढे। सुजिन ने चैनसॉ की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह यहाँ कहाँ से आया है। टैन ने जवाब दिया कि कप्तान इसे लाया था ताकि वह यहाँ एक इग्लू बना सके। केवल वह और कप्तान ही इसके बारे में जानते थे। सुजिन ने सोचा कि क्या इग्लू बनाना कार्यस्थल में बदमाशी नहीं है। अचानक वह जम गया और उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रख ली। जेन ने उससे पूछा कि क्या हुआ। युवकों ने अपने कान तान लिए। लड़की ने सवाल दोहराया कि क्या हुआ। वह स्विच की ओर दौड़ा। उसने कहा
कि उसने गोलियों की आवाज सुनी, वह स्विच की ओर दौड़ा और लाइट बंद कर दी। नियमों के अनुसार अंटार्कटिका में आग्नेयास्त्रों का आयात नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उसने उनसे ज़ॉम्बी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। सुजिन ने युवक की बात से सहमति जताई और कहा कि अगर यह बचाव दल होता तो वे बचे लोगों को संकेत देते, लेकिन इसके बजाय वे गोली चला रहे थे। वॉकी टॉकी ने अचानक काम करना शुरू कर दिया। उनसे पूछा गया कि क्या वे सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि वे सियोंग बेस पर पहुंच गए हैं और वे बचा दल हैं। वॉकी टॉकी से एक आवाज ने पूछा कि क्या वे अभी भी जीवित हैं। उन्होंने बेचैनी से सोचा कि यह वास्तव में अजीब था कि वे अभी भी अपने कॉल साइन का खुलासा नहीं करते हैं और उन्होंने कल खुद बचाव दल का उल्लेख किया। यह अचानक उन पर छा गया। उन्होंने सुजिन से पूछा कि क्या एक घातक संक्रमण का स्रोत दिखाई देता है। मुझे क्या करना चाहिए, उसे एक डॉक्टर की तरह जवाब देने दें। सुजिन ने कहा कि यह आमतौर पर लाशों का अलगाव और भस्मीकरण है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह अंटार्कटिका के बाहर पहले से ही ज्ञात था। दुनिया के लिए ज़ॉम्बी के प्रकोप के बारे में जानना अच्छा नहीं था। बड़े पैमाने पर संक्रमण, बचने की कोई संभावना नहीं। आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा विकल्प पूर्ण विनाश है। सुजिन को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि यह तर्क के खिलाफ था। जवाब दिया कि यह सबसे आसान विकल्प था। इसके अलावा यह राजनीतिक रूप से लाभप्रद है। बाहर से फिर से गोलियां चलीं और T1 ने सावधानी से खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि 2 हथियारबंद लोग बेस की ओर आ रहे हैं। युवक ने फैसला किया कि चूंकि उन्होंने लाशों को देखा है, इसलिए वे पहले बचे लोगों की पहचान करेंगे। इस बीच सेना गोलीबारी के लिए तैयार आ रही थी। वे पूरी तरह से सतर्क थे। एक सुजेन के पास पहुंचा और कहा कि वे मुसीबत में हैं। लड़की ने पहले ही खुद ही इसका पता लगा लिया था। उसने कहा, क्या यह वास्तव में एक बचाव दल नहीं है? जुआन ने सुझाव दिया कि हम पहले छिप जाएं और चीजों को ठीक से सोचें। अचानक खिड़की का कांच जिसके नीचे वे छिपे हुए थे छोटे टुकड़ों में टूट गया। इमारत में एक सबमशीन गन से गोलीबारी हुई। वे बचाव दल के रूप में प्रस्तुत करने वाले लोग थे। उन्होंने खिड़कियों पर सावधानी से निशाना साधा। बॉस ने अपने साथी पर चिल्लाया कि इतनी तेजी से गोली न चलाए। उसने जवाब दिया कि उसने ऐसा सिर्फ युवक ने जवाब दिया कि वे ठीक हैं और पूछा कि क्या वे उनकी मदद कर सकते हैं। सैन्य आदमी ने पूछा कि वे कहाँ हैं। एक ने उत्तर दिया कि वे बेस के बाहरी इलाके में एक 2 मंजिला इमारत में थे और इसमें कोई लाश नहीं थी। सैनिक ने जवाब दिया कि वह सब कुछ समझ गया है और वे जल्द ही वहां होंगे। एक ने सेना को गौर से देखा। उसने सुजेन को बताया कि उसकी योजना काम कर गई है और वे चारा खा गए हैं। लड़की ने देखा कि सशस्त्र पुरुषों में से एक अपने स्नोमोबाइल पर चला गया है। एक ने कहा कि ऐसा लगता है कि सेना एक दूसरे के साथ मतभेद में है। सुजिन ने पूछा कि उसने अब हमें क्या करने का सुझाव दिया है। युवक ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसने होम अलोन फिल्म देखी है। लड़की ने जवाब दिया कि उसने इसे हर साल देखा था, लेकिन उसे इसके बारे में बुरा लग रहा था।
जुआन ने उसे आगे बढ़ने और उन्हें खूबसूरती से मरने नहीं देने का आदेश दिया। इस समय एक आदमी एक सबमशीन गन के साथ दरवाजे के पास पहुंचा, जो गोली के छेदों से चमक रहा था। उसने सावधानी से अंदर झांका। उसने मन ही मन कसम खाई कि यह इमारत का आखिरी कमरा था और उसे वहां कोई नहीं मिला। सैनिक ने लाशों को उदासीनता से देखा और कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। एसईओ नाम का एक सैनिक अपना रेडियो चालू किया और मच्छर को बताया कि ट्विक्स 01 ने उसे धोखा दिया है। इमारत खाली है, बॉस ने उसे बेवकूफ कहा और उसे निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया और उसे यह भी कहा कि वह अनावश्यक रूप से उसके साथ खिलवाड़ न करे। एसईओ ने रेडियो बंद कर दिया। उसने गुस्से में दरवाजा खोल दिया। उसने कहा कि वह क्या समझता है कि वह कौन है। उसने इस आदमी को मारने का वादा किया ताकि यह न हो। एसईओ ने चारों ओर देखा। उसने ट्विक्स 01 को रेडियो पर बताया और उसे सूचित किया कि वह उसे ढूंढेगा और पहले उसे मार देगा। उसके बाद सैनिक स्नोमोबाइल के पास गया। एसईओ ने इसे शुरू किया और बेस के केंद्र में गया। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर से कसम खाई कि उसने 30 मिनट बर्बाद कर दिए हैं। एसईओ ने सोचा कि यह आदमी लाश से निपटने में सक्षम था, लेकिन अंटार्कटिका में बंदूक वाले आदमी का विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। उसने ट्विक्स 01 को फिर से फोन किया और उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ था, बच नहीं सकता। उसने कहा कि वह आदमी पहले से ही एक जीवित मृत व्यक्ति है। एसईओ ने स्नोमोबाइल और रीड मशीन गन को फायरिंग के लिए रोक दिया। उसने महसूस किया कि पावर स्टेशन की इमारत उसके सामने थी। एसईओ को याद आया कि उसके मालिक ने क्या कहा था। निर्देशों का पालन करने के बारे में कहा तो वह मुस्कुराया और कहा कि निश्चित रूप से वह निर्देशों का पालन करेगा। एक और सुजिन उस आदमी को खुद से बुदबुदाते हुए सुन सकते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह अंग्रेजी या पुर्तगाली में कौन सी भाषा बोल रहा है। जिन ने सनबी को बताया कि यह एक पागल है जो हर चीज पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। क्या होगा अगर वे बदकिस्मत हैं? युवक ने जवाब दिया कि यह ठीक है जब तक वह बम या ऐसा कुछ विस्फोट नहीं करता है, तब तक यह ठीक रहेगा। तभी एक विस्फोट हुआ और एक चमकदार फ्लैश ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। एक को एहसास हुआ कि यह एक पावर हाउस था। उन कमीनों ने जनरेटर ढूंढ लिया और उसे उड़ा दिया। लाश से मरने या ठंड से मरने की संभावना उनके साथ अच्छी तरह से नहीं बैठी। तभी वॉकी टॉकी शुरू हो गई और एसईओ ने कहा कि वह अब बच नहीं सकता। यह एक मृत अंत है। सैनिक हंसा। उसने एक बर्स्ट फायर किया और कहा कि वे समाप्त हो गए। राम, बिना किसी प्रतिबंध के क्या इसका कोई मतलब है? था एक और सुजिन कुल अंधेरे में थे और उन्होंने रक्षा के सबसे खराब आदिम साधनों की अपेक्षा की थी। जुआन ने सोचा कि उसे अब इस अर्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने शांत होने की कोशिश की और कहा कि वे बचने के बाद इसके बारे में सोचेंगे। उसने मान लिया कि निश्चित रूप से दूसरा विस्फोट नहीं होगा। था एक ने सुजेन से पूछा कि वह इस बारे में क्या सोचती है। इस समय सेना ने उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान ला दी। उसने कहा कि उसने ट्विक्स 01 पाया है। मुख्य जनरेटर की दुकान में विस्फोट से आग के बाद उसके प्रकाश में जारी रहा।
एसईओ उस इमारत के पास पहुंचा जहां भगोड़े छिपे हुए थे। उसने महसूस किया कि यह एक आपातकालीन जनरेटर भवन था। सैनिक ने दृढ़ता से इसमें प्रवेश किया। ऐसा लगता है कि उसे वह मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रहा था। एसईओ ने मच्छर को रेडियो किया और बताया कि बच्चा आपातकालीन जनरेटर भवन में कहीं था। एक सेना की बात सुन सकता था, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उसने कहा कि वह कोशिश करेगा। बॉस को बस इंतजार करना चाहिए और फिर वह सब कुछ देख लेगा। सिपाही कमरे में घुस गया। उसने देखा कि फर्श पर काला खून बिखरा हुआ है। एसईओ जानता था कि यह मृत खून है, इसलिए इस कमरे का इस्तेमाल ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए किया जाता था। सिपाही ने अपनी मशीन गन तैयार की और सावधानी से आगे बढ़ा। उसने पिशाचों की लाशें देखीं और कहा कि उन्होंने यहां एक भूतिया घर बनाया है। एसईओ ने कोर के छोर पर गोलियां चला दी। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि उनका मांस अलग हो गया। सिपाही ने वेंडिंग मशीन में मैगजीन बदली और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसे इस बात का पछतावा था कि उसके पास केवल एक ग्रेनेड था और वह पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुका था। एसईओ ने एक मछली पकड़ने की रेखा का जाल देखा जिसने राक्षसों में से एक को पकड़ लिया। उसने मन ही मन कसम खाई और कहा कि एक गलत कदम और वह खत्म हो जाएगा। उसने अपना चाकू निकाला। वह खुश था कि आखिरकार उसने उसे पा लिया। अचानक एक आदमी की लाश उसके ठीक सामने ऊपर से नीचे लटक रही थी। एसईओ ने अचानक हुई हलचल पर प्रतिक्रिया करते हुए गोली चलाई, लेकिन डर के मारे वह इंजन के तेल पर फिसल गया और अपनी पीठ के बल गिर गया, जिससे स्वचालित राइफल गिर गई। पिशाच का काला खून सैनिक के चेहरे और हाथों पर फैल गया। वह दर्द में था। उसने मछली पकड़ने की रेखा को काट दिया जिससे लाश लटक रही थी। वह एक आरी से लैस था और सुजिन ने अपने हाथों में एक भाला कसकर पकड़ रखा था। वे अपने हथियार लेने और हत्यारे को खत्म करने के लिए नीचे दौड़े। जब नीचे जवान दिखाई दिए तो वे यह देखकर हैरान रह गए। एसईओ मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था और उसके हाथों से मृत खून टपक रहा था। आदमी दर्द से कराह उठा और उसने मदद मांगी। आखिरकार वह गिर गया और दीवार से टिक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हत्यारा मदद मांग रहा है? एसईओ ने अपना हाथ उठाया और कहा कि वह उन्हें सब कुछ बताएगा। उसने स्पष्ट किया कि क्या वह वास्तव में आपको कुछ बताने वाला है। उसने चेनसॉ को तैयार रखा और एसईओ से पूछा कि वे कौन थे और वे कहां से आए थे। सैनिक ने चुपचाप अपनी आस्तीन पर शेवरॉन की ओर इशारा किया। उस पर एक लाल बिच्छू की आकृति चित्रित थी। जुआन को एहसास हुआ कि यह एक स्कारलेट बिच्छू था। इस समय हत्यारा बहुत बीमार हो गया और उसने फर्श पर काला खून उगल दिया। जुआन ने उससे पूछा कि अंटार्कटिका में कितने लोग पहुंचे थे। एसईओ ने मुश्किल से जवाब दिया कि एक कंपनी आ गई है। युवक ने सुइन की ओर मुड़कर कहा कि वह आदमी पहले ही एक ज़ोंबी में बदल गया। एक ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। वह इसे स्वयं करेगा। उसके बाद उसने घूमते हुए चेनसॉ को हत्यारे के सिर पर उतारा। वे नैतिक दुविधा का सामना कर रहे थे, जो कार्ने बोर्ड के समान था। उन्हें जीवित रहने के लिए मारना था। अब एक ज़ोंबी में बदल रहा यह सैन्य आदमी एक आदमी की तरह बन गया। लेकिन उन्होंने आज जो किया वह निर्विवाद रूप से हत्या थी। एक ने याद किया कि कैसे उसने एसईओ से
अंटार्कटिका में आने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछा था। अगर उसका ज्ञान सही है तो यह कंपनी स्कारलेट स्कॉर्प से संबंधित है। एक ने हत्यारे की खोज की और जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ ले लिया। उसने सुजिन को वह बंदूक सौंपी जो उसे हत्यारे की जेब में मिली थी। लड़की ने इसे अनिच्छा से ले लिया। एक ने कहा कि इसका उपयोग न करना बेहतर था, लेकिन उसे इस तरह की स्थिति में खुद को बचाने में सक्षम होना चाहिए। लड़की ने हथियार को दिलचस्पी से देखा। एक ने उसे सूचित किया कि उन्हें तुरंत छोड़ने की जरूरत है। विपरीत दिशा में एक ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि वे फ्रे बेस पर जाएंगे। सुजेन ने अविश्वास में उसकी ओर देखा और पूछा, लेकिन वहां दुश्मन हैं? युवक ने उत्तर दिया कि वह यह जानता है, लेकिन वे अभी भी इसे एक बेस कैंप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में सभी आपूर्ति वहां एकत्र करनी होगी और उनका मानना है कि सेना अंटार्कटिका में सफाई के लिए फैली हुई है। दूसरे शब्दों में यह एक खाली घर की डकैती होगी। भगोड़ों ने अतिरिक्त जनरेटर कक्ष छोड़ दिया और लाश से छुटकारा पाने के लिए बाहर चले गए। वे सुरक्षित रूप से बेस की तलाशी लेने में सक्षम थे और लूट अच्छी थी। एक भरी हुई सबमशीन गन, गोला बारूद, मैगजीन, एक वॉकी टॉकी, एक चाकू, एक पिस्तौल और संदिग्ध दवा। शायद यह एक टीका था, लेकिन अगर यह मौजूद होता तो उन्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबसे तेज एक आपातकालीन अवरोधक था। एक ने आकाश की ओर देखा और पूछा कि क्या बर्फीला तूफान थम रहा है? उसने दूरबीन को अपनी आंखों के पास उठाया और बताया कि लड़की ने पूछा कि क्या हुआ था। वान ने जवाब दिया कि अभी समझाने का समय नहीं है और उन्हें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच लिया। उसने एक हवाई जहाज की आवाज सुनी और सोचा कि यह एक हवाई हमला है, यह एक हवाई हमला है। उसने उत्तर दिया कि पहले बर्फीले तूफान के कारण वह केवल परिधि के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। यह मौत का दूत है, विमान हमला करने के लिए आ रहा था। लड़की ने उत्सुकता से उससे पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। युवक ने उत्तर दिया कि उन्हें बेस से दूर रहना चाहिए और बर्फ में छिप जाना चाहिए। युवा लोग अपनी पूरी ताकत से इमारतों से दूर भागे। अचानक उन्होंने एक विस्फोट सुना और बर्फ में गिर गए। पीछे मुड़कर उन्होंने एक विमान देखा जो दूसरे हमले के लिए घूम रहा था। सब कुछ आग की लपटों में घिरा हुआ था। भगोड़े भागते रहे। पायलट ने उन्हें देख लिया होगा। तब जुआन ने बेस से लाए बैग से सफेद कपड़े का एक टुकड़ा निकाला कि हम बस एक स्नोमोबाइल पर भाग जाते हैं। हालांकि एक ने जवाब दिया कि सफेद पृष्ठभूमि पर एक काला धब्बा देखना मुश्किल नहीं था। उसने उसे अपने कान ढकने के लिए कहा। यह एक AC 130 था। इसका दूसरा नाम फैंटम या मौत का दूत था। पैदल सेना इस विमान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती जो आसमान से आ रहा था। वे सफेद कपड़े के नीचे लेट गए और सोचा कि क्या यह वास्तव में अंत है, क्या यह एक मृत अंत है। विमान उनके ऊपर चक्कर लगाता रहा और बम गिराता रहा। एक और सुजिन ने उत्सुकता से इंजनों की 10 ट्रेन वाइन सुनी। मौत का दूत हवा में चक्कर लगाता रहा। हवाई बमों के विस्फोटों से बेस पर आग भयानक थी। वे लाश के सबूत नष्ट कर रहे थे। अंत में एक और
जिन ने बमवर्षकों के पीछे हटने की आवाज सुनी, एक ने वह कपड़ा फेंक दिया जिसके नीचे वे छिपे थे और अपने पैरों पर खड़े हो गए। बेस में कुछ भी नहीं बचा था, यहां तक सदमे से उबरकर बाकी सामान इकट्ठा करना शुरू किया। सौभाग्य से जेबों और बैगों में रखा ज्यादातर खाना क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, लेकिन स्नोमोबाइल जिसे एक ने मलबे के नीचे बड़ी मुश्किल से ढूंढा था, पूरी तरह से तबाह हो गया। हताशा में बिना एक शब्द कहे उन्होंने मलबे से सामान निकाला। वे बहुत भाग्यशाली थे कि वे बच पाए। जब उन्हें आपातकालीन कपड़े मिले, उन्होंने तुरंत अपने जैकेट बदलकर सफेद जैकेट पहन लिए। उनके कपड़े पहले से ही गंदे थे और उनका लाल रंग उन्हें बर्फ से अलग दिखा रहा था। सुजिन ने अपना सिर उठाया और कहा कि उसने एक सीगल देखा है। क्या यह वाकई इतना बड़ा है? एक ने तुरंत उसे बर्फ पर लिटा दिया और उसे फिर से सफेद कपड़े से ढक दिया। उसने लड़की से पूछा कि उसने ऐसा जीएस कहाँ देखा था? सुजिन ने पूछा तो आकाश में वह क्या था? एक ने जवाब दिया कि यह एक अमेरिकी मानवरहित तो ही विमान था। सुजिन ने पूछा क्या यह? सवाल यह उठता है कि अमेरिका कूटनीतिक जोखिम उठाते हुए भी अंटार्कटिका को पृथ्वी के चेहरे से क्यों मिटाना चाहता है? लड़की ने मान लिया कि यह सब स्पष्ट रूप से काले रक्त के कारण हो रहा है। उसने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में मुख्य भूमि में भी वही बड़े पैमाने पर प्रकोप हो सकता है। लड़की ने आपत्ति जताई और कहा कि यह इतना बड़ा संक्रमण नहीं हो सकता है। जुआन ने पूछा कि उसे कैसे पता चलेगा? लड़की ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो अंटार्कटिका से कुछ और लोगों के लौटने में बहुत अंतर नहीं होगा। यह ऐसा है जैसे वे खतरे की डिग्री निर्धारित करने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं और फिर सब कुछ जला रहे हैं। लड़की की बातें सुनने के बाद उसने सोचा। उसने सोच समझकर कहा कि वह सीधे सोच सकती है। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह सोचता है कि वह बेवकूफ है? उसने सुना और कहा कि शायद स्काउट ने उन्हें नहीं देखा और वे ऊपर जा रहे होंगे। सुएन अपने पैरों पर आकर बोली कि उनके लिए जीवित रहना महत्वपूर्ण था ताकि वे इसके बारे में सब कुछ पता लगा सकें। उसके घर के पास जगहवान हंसा और कहा कि वह अविश्वसनीय थी। डॉक्टर केवल चाजिन चाहता है। यह वही था जो उसने हान सुजिन से उम्मीद की थी। लड़की भी हंसी और एक ने उसे हंसने के लिए नहीं कहा। क्या वह अपने वरिष्ठ के आदेशों की अनदेखी कर रही थी? उसने उससे पूछा कि क्या वह एक डबल शॉट चाहती है? सुआंग ने जवाब दिया कि वह इतनी पेटू नहीं थी। अचानक लड़की ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसने पूछा कि फिर क्या हुआ था? क्या वह अचानक डर गई थी? लड़की ने दूरी की ओर इशारा किया और कहा कि उसने एक स्नोमोबाइल देखा। यह सच था कि वह समुद्र तट पर एक सफेद रेगिस्तान के बीच में खड़ा था जो थोड़ा बर्फ से ढका था। क्या यह वास्तव में ठीक से काम कर रहा है? यह एक सैन्य आदमी का स्नोमोबाइल था और मुझे लगता है कि उसने इसे समुद्र तट पर छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि वे बमबारी से बच गए थे क्योंकि पहले से ही उड़ाए गए पावर हाउस पर बमबारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्नोमोबाइल में एक अतिरिक्त वॉकी टॉकी और फ्रे के बेस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन भी था। उन्होंने अपना सामान ट्रंक पर रख दिया और एक ने इंजन शुरू कर दिया और सोचा कि शायद यह एक संकेत है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। उसने कहा किंडलिंग बेस पहले उनके रास्ते में होगा। एक ने सुझाव दिया कि लड़की रुक जाए। अगर
कोई आपूर्ति हो तो पीछे छोड़ दिया गया। सुजेन उससे सहमत हुए थ। एक ने पिछली बातचीत को याद करते हुए लड़की से पूछा कि क्या चीनी रेस्तरां काफी अच्छा है। सुजिन ने उत्तर दिया कि भोजन स्वादिष्ट था। एक ने उत्तर दिया कि उस स्थिति में वह चीनी नूडल्स पर चैंप खाएगा। स्नोमोबाइल तेजी से चीनी बेस की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने पहले ही नष्ट हुए बेस के ध्वज स्तंभ पर फटे हुए चीनी झंडे को उड़ते हुए देखा था। यहाँ की इमारतें भी काफी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। मलबे के पास खून था। पटरियां एक जीर्णशीर्ण इमारत की ओर जाती थीं। अंदर एक आदमी फर्श पर बैठा था और उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। जैसे ही वे चीनी अंटार्कटिक बेस पर पहुंचे, जैसी की उम्मीद थी, उन्होंने केवल खंडहर देखे, लेकिन भगोड़ों को अप्रत्याशित रूप से किसी और का भी सामना करना पड़ा। कमरे के अंदर एक अलाव जल रहा था। एक इसलिए वह बच गया था और उनके डॉक्टर भी बच गए थे। डोंग हायेक उनसे बहुत खुश थे और उन्होंने मदद मांगी क्योंकि उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया था। सुजिन तुरंत मदद करने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन एक ने उसे रोक दिया। युवक ने इंजीनियर पर एक सबमशीन गन तान दी और मैंने उससे कहा कि वह उसके सवालों का ईमानदारी से जवाब दे, उसके बाद ही वे उसकी मदद करेंगे। डोंगहायेक ने जुआन को चिंता से देखा। यह हनी यंग का जन्मदिन था और उसने गलती से अपने कपड़ों पर कॉफी गिरा दी थी। ऐसा पहनावा जन्मदिन वाले लड़के के पहनने के लिए उपयुक्त नहीं था। लड़की ने कहा कि वह जल्दी से अपने कपड़े बदल लेगी और इस समय रसोई से वापस आ जाएगी। रसोइये ने डोंगहायेक से बारबेक्यू के लिए जलाऊ लकड़ी लाने को कहा। उसने कहा कि एक इसके लिए जिम्मेदार था और उन्होंने उससे कहा कि उसे इसे बर्फीले तूफान पर दोष देना चाहिए जिसने उसे समय पर बेस पर लौटने से रोक दिया। अगर वह उसके लिए नहीं होता, जुआन पहले से ही यहाँ होता। डोंगहायेक को जलाऊ लकड़ी लेने उनका अभिवादन किया और उन्हें अंदर बुलाया। ऐसा माना जाता है कि यह किंडलिंग बेस के लोग थे जो बाहर आ गए थे। बर्फीला तूफान जारी रहा। डोंगहायेक ने घर से जलाऊ लकड़ी इकट्ठी की। मैं वापस अंदर गया जब मैंने देखा कि चीनी व्यक्ति डर के मारे भाग रहा है। डोंगहायेक समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था और जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वह भयभीत हो गया। कुछ अजीब और भयानक हो रहा था। पिशाच बेस पर प्रकट हुए जिन्होंने उसके सहयोगियों को काट लिया और उन्हें उन्हीं राक्षसों में बदल दिया। लोगों ने उनसे जितना हो सके उतना मुकाबला किया। रसोइये ने एक फ्राइंग पैन पकड़ा और हमलावर पिशाचों पर घूंसे बरसाए। कप्तान ने डोंगहायेक को दूसरों के साथ ऊपर जाने के लिए कहा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका कि उसने एक ज़ोंबी हैनॉन को जलती आंखों से उस पर हमला करते देखा और उस आदमी के बचने की वृत्ति जाग गई। लेकिन जुआन ने इस कथन को सुना और कहा कि वह अभी भी अधिक जानना चाहता है। यदि वे कहते हैं कि प्रकोप एक आवासीय भवन में शुरू हुआ तो वे कैसे समझाते हैं कि उन्होंने जो लाशें देखी उनमें से अधिकांश बिजली संयंत्र में फंस गई थीं। यह कैसे हुआ? डोंगहायेक ने जवाब देने के लिए एक पल लिया और एक ने मशीन गन का बोल्ट खींच लिया और उसे जल्दी से जवाब देने के लिए कहा। घायल आदमी ने जवाब दिया कि उन्हें चारा के माध्यम से वहां फुसलाया गया था। एक ने पूछा कि चारा कौन था? डोंगहायेक ने उत्तर दिया कि यह एक घायल चीनी महिला थी। सुजेन ने डर से पूछा कि
कोई ऐसा कैसे कर सकता है? था एक ने। हाँ, और सू के बारे में पूछा। आखिरकार उसने उसका शरीर देखा था और उसे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे उसे सब कुछ ईमानदारी से बताना चाहिए कि उसे किसने मारा। जवाब के आधार पर वह गोली मार सकता है, डोंग हायेक ने डर में कहा। उसके हाथ बढ़ाए और उसे गोली न चलाने के लिए कहा और वह सभी को बताएगा। यह एक व्यक्ति ने किया था जिसे हाल ही में एक यूनिट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन वह डोंग हायेक से बात करने के लिए बहुत सुखद नहीं था। उसने कहा कि इस व्यक्ति ने वास्तव में यह किया था और यह सब उसके आदेश पर था। उसके पास एक बंदूक भी थी जो कहीं से प्रकट हुई थी, लेकिन अंत में वे सभी उसके नियंत्रण में थे। इस व्यक्ति ने कहा कि इस स्थिति में वे सभी पीड़ित हो सकते हैं यदि वे घायलों को जीवित छोड़ दें। फिर उसने चीनियों की ओर देखा और कहा कि इसके अलावा बाहर के ये लोग राक्षसों के लिए एकदम सही चारा होंगे। डोंग येन ने कहा कि वह इस व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहता था और इसलिए अकेले भाग गया था। एक ने कहा कि उसे विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन डोंग हायेक दावा करता रहा कि यह सच था और वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक यूएसबी स्टिक निकाली। डोंग हायेक ने कहा कि यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ सांग बेस से एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसने इस फ्लैश ड्राइव पर सब कुछ सहेजा है। रिकॉर्डिंग के अलावा यह बहुत सारा पैसा ला सकता है। जुआन ने जवाब दिया कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह का वीडियो निश्चित रूप से सनसनी होगा। उन्होंने सु जिन को उस आदमी से फ्लैश ड्राइव लेने के लिए कहा और लड़की ने जैसा कहा था वैसा करने के बाद उन्होंने उसे हायेक को उसके घाव में मदद करने के लिए कहा। लड़की घायल आदमी के पास झुकी और उसने कहा कि उसका पैर बहुत दर्द कर रहा है। उसने कहा कि जब तक वह उसकी चोटों की जांच करेगी तब तक वह सड़क पर नजर रखना जारी रखेगा। थोड़ी देर बाद सु जिन ने कहा कि सौभाग्य से कोई गंभीर चोट नहीं थी। डोंग हायेक ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। वह सतर्क हो गया। उसे रेडियो याद आ गया। उसने कहा कि उसने अभी तक पहले मिले वॉकीटॉकी में आवृत्ति नहीं बदली है। उसने कहा कि यह एक स्कारलेट बिच्छू था। मच्छर की आवाज रेडियो पर आई। डोंग हायेक ने कहा कि वह कुछ समय से सोच रहा था कि उन्हें ये वॉकीटॉकी कहाँ से मिले। यह संभव है क्योंकि वह बिना हथियार के लाश से निपटने में सक्षम था। यह मजेदार है क्योंकि यह एक बहुत ही दिलचस्प शिकार बन गया है क्योंकि वह बच गया था। क्या यह जलाने का आधार हो सकता है? उसका उपहार अब तक सुरक्षित रूप से उसके पास पहुंच जाना चाहिए था। एक फिर दौड़कर बाहर भागा और वॉकीटॉकी से मच्छर की आवाज आई, जिसने उसे बाद में इसका ध्यान रखने के लिए कहा। उसने कहा कि वह इसका इंतजार करेगा। युवक ने देखा कि लाशों की भीड़ उनकी ओर बढ़ रही थी। यह मच्छर का उपहार था। एक ने सु जिन को बताया कि बातचीत से यह उन दो में से एक था जिसने पहले उन पर हमला किया था। उसने मान लिया कि यह वही था जो पहले लौटा था। एक ने उसकी बातों की पुष्टि की और कहा कि उसने जानबूझकर अपने साथी को उस समय अकेला भेजा था। वह इस समय इस मानव शिकार का आनंद ले रहा था। मच्छर दूरबीन के माध्यम से क्लिंग की वस्तुओं को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके अधीनस्थ ने बॉस से पूछा, जितना बड़ा जोखिम उतना ही मजेदार है। उन्होंने कहा कि इजरायल की तरह दक्षिण कोरिया भी
बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों वाला देश है। शायद 01 पहले एक अधिकारी था। आखिरकार वह बिना किसी हथियार के लाश को नष्ट करने में सक्षम था। इसके अलावा उसने एक सैन्य आदमी को मार डाला और उसका उपकरण छीन लिया। मच्छर मर गया और घोषणा की कि यह खाली सफेद राज्य इतना उबाऊ नहीं हो रहा था। उसने अपने अधीनस्थों को एक अच्छा समय बिताने के लिए आमंत्रित किया। जुआन ने स्थिति पर विचार किया। उसने पास आ रहे लाशों को देखा और आश्चर्यचकित था कि वे काले धुएं का उत्सर्जन नहीं कर रहे थे जैसे उसने पहले देखा था, जब घायल या जले हुए भी उनमें से काला धुआं निकलता था और उनके पास असाधारण शारीरिक क्षमताएं भी थीं। लेकिन ये बहुत मूर्खतापूर्ण लगते हैं। उनमें से केवल एक ही व्यस्त लगता है। जुआन ने अपनी असॉल्ट राइफल को फायर करने के लिए तैयार किया।